डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHDAE 1 एंड 2 का कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में देखेंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ध्यान से समझना है, कोशिश करना है कि मैं जो भी समझाऊं, जैसा भी समझाऊं, आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आसानी से सब लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में रट कर नहीं लिखा जा सकता है। अगर देखो अभी के एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग छोटे क्लास में नहीं है, हम लोग 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में नहीं है कि थोड़ा छोटा आंसर लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ता है, 4 पेज 5 पेज लिखना पड़ता है। तो इसे हम लोग याद करके सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे, है ना। इसे समझकर बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर समझ जाते हैं तो 10 पेज भी लिख सकते हैं, नहीं समझेंगे तो 1 पेज भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान से कोशिश करना है समझने का, कंप्लीट आपको समझना है जो भी मैं आपको समझाऊं, मोशन क्वेश्चन एंड आंसर। एंड इसे जब समझ लेंगे उसके बाद आप इसे क्या कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपके देखिए सामने है, भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। तो भाषा जो होता है, जो हम लोग बोल चाल में बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, तो ये जो हमारा कोई ना कोई भाषा होता है, तो भाषा के कौन कौन से रूप है वो आपको बताना है। चलिए, देखो, भाषा मानव के विचार, भावना और अनुभव को व्यक्त करने का प्रमुख क्या है, साधन है। ध्यान से सुनिएगा। समाज, क्षेत्र, समय और परिस्थितियों के आधार पर भाषा अनेक रूपों में दिखाई देती है। सही बात है। भाषा का एक ही स्वरूप सभी लोगों द्वारा समान रूप से नहीं बोला या लिखा जाता है। सही बात है। हर लोग अलग अलग भाषा बोलता है, मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। पटना में अलग भाषा, दिल्ली में अलग भाषा, मुंबई में अलग भाषा, तो अलग अलग जगह अलग भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग विचार से बोलते हैं भाषा, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग बदलता रहता है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भाषा बोला जाता है। इन्हीं बदलते हुए स्वरूपों को भाषा के विविध रूप कहा जाता है। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गया। अब भाषा के प्रमुख विविध रूप क्या है, कौन कौन से रूप है, ये समझ में आया। देखो, भाषा के अलग अलग रूप क्या है। भाषा का पहला जो रूप होता है वो होता है मौखिक भाषा। भाषा भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित। कोई मौखिक बोलकर बोलता है, कोई लिख कर बोलता है। मानक भाषा, उपभाषा और सामाजिक भाषा, ठीक है। व्यावसायिक भाषा और साहित्यिक भाषा। तो चलिए बारी से एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए, पहला स्टेज हमारा क्या है, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोलते हुए और सुनते हैं, जिसे हम बोलते हैं और सुनते हैं। तो ये कौन सा भाषा है, बोलने वाला भाषा या सुनने वाला भाषा मौखिक भाषा होता है। इसे आवाज के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसमें स्वर, लहजा, गति और हाव भाव का विशेष महत्व होता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब देते हैं या फिर भाषण देते हैं, तो हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यह भाषा सबसे सरल और स्वाभाविक रूप है। यह भाषा का सबसे सरल और स्वाभाविक रूप है, जिसका इस्तेमाल हम हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या है मौखिक भाषा। अब देखते हैं हम लोग लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा वह भाषा है जिसे बोलने के बजाय लिखकर व्यक्त किया जाता है, जिसे हम बोलकर नहीं, जिसे हम लिख कर दिखाते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं। इसमें शब्द, वाक्य और व्याकरण का सही प्रयोग किया जाता है ताकि अर्थ स्पष्ट रहे। किताबें, कॉपी, पत्र, नोट्स, अखबार और परीक्षा में दिए गए उत्तर, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण है, ठीक है। यह भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित, अस्थायी और औपचारिक होती है। उसके बाद आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसे सबसे सही, शुद्ध और स्वीकार्य रूप से माना जाता है, ठीक है। मानक भाषा शुद्ध भाषा होता है। क्या होता है, शुद्ध भाषा, सही भाषा, ठीक है। ये शुद्ध और सही भाषा कौन भाषा होगा, मानक भाषा। जैसे इसका प्रयोग स्कूलों, किताबों, समाचार, प्रशासन और औपचारिक कामों में किया जाता है।
मानक भाषा में व्याकरण का सही उपयोग होता है, शब्द चयन स्पष्ट होता है और यह सभी जगह समझ में आने वाली होती है। जैसे मानक हिंदी वह हिंदी है जिसे पूरे देश में सही रूप माना जाता है। तो मानक भाषा में क्या हुआ कि जो सही शुद्ध लिखा जाता है, जिसमें हिंदी जो भी लिखा जाए वो शुद्ध हो, जो आसानी से सबको समझ में आए और सही इसका प्रयोग हो, सही व्याकरण इसमें यूज हुआ हो। तो ये कौन सा भाषा होता है? मानक भाषा। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है हमारा उपभाषा। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा किसी बड़ी भाषा का स्थानीय रूप होता है। कोई बड़ी भाषा क्या स्थानीय रूप, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रों के लोग अपने ढंग से बोलते हैं। मतलब कि मान के चलो हिंदी, हिंदी का ही अलग अलग रूप है। हिंदी का अलग अलग, जैसे कि बिहार में अलग टाइप के हिंदी बोले जाते हैं, दिल्ली में अलग टाइप की हिंदी बोले जाते हैं, ठीक है? और भी कहीं चले जाओ वहाँ अलग-अलग टाइप के हिंदी बोले जाते हैं। पंजाब में भी हिंदी लोग बोलते हैं तो वहाँ अलग टाइप की हिंदी बोले जाते हैं। तो अलग-अलग जगह में अलग-अलग प्रकार से हिंदी बोलना, अलग-अलग उच्चारण से बोलना, यही उपभाषा होता है। इसमें क्या करा कि उच्चारण, शब्दों और बोलने के तरीके में क्षेत्र के अनुसार बदलाव होता है। वही बात है, अलग जगह में अलग ही टाइप के बोले जाते हैं। देखो हिंदी में अवधी मिलाया, भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी और मरवाड़ी हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है? उपभाषा लोगों की बोलचाल और संस्कृति से क्या होती है, जुड़ी होती है। मतलब कि जो जहाँ के लोग होते हैं वो वहाँ के भाषा बोलते हैं। बिहार लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, ठीक है? बिहारी में लोग मैथिली भाषा बोल लेते हैं बिहार में, आप लोग ये समझते होंगे। तो मैथिली भाषा, कोई भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा भाषा मिला होता है? हिंदी भाषा का मिश्रण होता है, ठीक है? तो ये उपभाषा कहलाएगा। अगला है सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा वो भाषा है जिसे समाज के अलग अलग समूह अपने तरीके से बोलते हैं, है ना? यानी कि जाति के लोग अलग अलग, जाति के लोग अलग भाषा, पेशा पेशा अलग, पेशा के लोग, उम्र के अनुसार लोग अलग भाषा बोलते हैं। शिक्षा वर्ग के आधार पर भाषा का रूप सामाजिक भाषा कहलाता है, ठीक है? तो अलग अलग समाज में लोग अलग अलग टाइप की भाषा बोलते हैं, समाज के अनुसार लोग भाषा बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ बताया गया, उदाहरण के लिए डॉक्टरों की भाषा अलग टाइप की होती है, वकीलों की भाषा अलग होती है, युवाओं की भाषा अलग होती है, ग्रामीण शहरी भाषा अलग होता है, ठीक है? सब सामाजिक भाषा के रूप में है। अलग अलग जो काम करते हैं अलग अलग टाइप से बात बोलते हैं, है ना? तो ये अलग अलग प्रकार से समाज के अनुसार बोला जाता है, इसे सामाजिक भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही भाषा समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अंदाज से बोली जाती है, इसी के हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक भाषा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, व्यावसायिक भाषा। क्या होता है व्यावसायिक भाषा? तो व्यावसायिक भाषा वो भाषा होता है जिसका उपयोग किसी खास पेशे, काम या क्षेत्र में किया जाता है। मतलब जो बिजनेस करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, वही भाषा व्यावसायिक भाषा कहलाता है। इसमें उस पेशे से जुड़े विशेष शब्द, तकनीकी शब्दावली और तरीके शामिल होते हैं, जिन्हें आप लोग आसानी से नहीं समझ पाते। जैसे डॉक्टर की मेडिकल भाषा, वकीलों की कानूनी भाषा, इंजीनियरों की तकनीकी भाषा या कंप्यूटर की आईटीआई भाषा, आईटी भाषा। यह भाषा पेशेवर काम को स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अब आता है स्टूडेंट साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा क्या होता है? यह भाषा वह भाषा है जिसका उपयोग कविता के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, नाटक के लिए, अन्य साहित्य रचनाओं में किया जाता है। इसमें शब्दों का चयन सुंदर, भावपूर्ण और कलात्मक होता है। साहित्यिक भाषा में अलंकार, भाव, कल्पना और अभिव्यक्ति की विशेषता होती है, जिसमें को सौंदर्य, भावनाएं और गहराई का अनुभव मिलता है। यह भाषा सामान्य बोलचाल से अधिक सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रश्न आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब आपने समझ लिया कि भाषा का विविध रूप क्या है। अब इसके बारे में अलग से आप क्या निष्कर्ष दे सकते हो? निष्कर्ष में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने अभी आंसर दिया उसी के बारे में, जो क्वेश्चन था उसी के बारे में जो लिखे थे, उसी के बारे में आपको क्या करना है, एक पेज या आधा पेज आपको लिखना है, वो निष्कर्ष बन जाएगा। आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सीखा वही लिख देना है, वही आपका क्या होगा, निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है? तो आप निष्कर्ष चाहे तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के प्रकारों को रेखांकित करिए। तो स्वरों के कौन-कौन से प्रकार है, वो प्रकार को बताना है, उसको अलग से समझाना भी है। स्टूडेंट्स, हिंदी में स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है ये देखते हैं। हर्ष स्वर स्वरों का उच्चारण अल्प अवधि मतलब कम समय, अर्थात कम
समय में होता है। हर स्वर का जो उच्चारण होता है वो कम समय में होता है। इन्हें बोलते समय ना अधिक खिंचाव होता है और ना ही अधिक समय लगता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में हर्ष स्वर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे कि अ, ई, उ, री, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हम लोग बोल लिए, ये हमारा हर्ष स्वर हुआ। अब दीर्घ स्वर में क्या होता है, यह दीर्घ स्वरों का उच्चारण जो होता है वो लंबी अवधि, थोड़ा टाइम लगता है। ये स्वरों की वह श्रेणी है जिनको बोलते समय आवाज में खिंचाव और लंबाई महसूस होती है, दीर्घ स्वर होता है। जिसे थोड़ा बोलते खींच कर वो क्या होता है भाई स्वर, दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐसे। आ कैसे बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, आ तुरंत नहीं कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये थोड़ा खींच के बोले। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये आपने सोचना कि भाई इतना कम आंसर है, ये आंसर मैंने आपको समझाने के दिया। आप इसमें क्या करोगे, उदाहरण डालोगे। जैसे कि देखो, जैसे कि आप इसमें से की लिखोगे, उदाहरण आ की उदाहरण लेके बनाओगे, काम, राम, साम, ई का उदाहरण लोगे, ऊ का उदाहरण लोगे, उदाहरण ले लेके आप इसे आसानी से एकदम 20 नंबर का बना सकते हो। ठीक है, यानी 4 पेज आसानी से लिख सकते हो, सबका अलग अलग उदाहरण लेना, आ का उदाहरण अलग लेना, ई अधिक, यानी ये मात्रा जोड़ना, ऊ की मात्रा जोड़ना, ए की मात्रा जोड़ के कुछ बनाना, उसे दिखाना, यही आपका क्या कहलाएगा भाई, यही अच्छा 400 वर्ड से लिखा देगा। और आप स्वरों के प्रकार भी लिख दोगे, पहले ये सब लिख देना और भी अच्छा से खोल के, है ना। जैसे कि अ, ई, उ और री, ये सब का उदाहरण आप दे देना। और से क्या होगा भाई, कम, रम, है ना। किस में लगेगा, जैसे कलम, है ना, रमन, लग रहा है ना। ई लगेगा किताब, है ना, हिसाब, बहुत सारा चीजें में लगेगा ई का, ऊ का। इसी तरह से जोड़ जोड़ के आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं और इसी वजह से आपका हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विशेषण और उसके प्रकारों का परिचय दीजिए। तो समझिए, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, संख्या, आकार, अवस्था या किसी भी विशेषता को बताता है। विशेषण यही करता है, नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है। सिंपल समझ जाओ, सरल भाषा में समझ दो कि विशेषण वह शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में अधिक जानकारी देता है। यानी कि देखो ना, फिर से समझो, नाउन वो वस्तु, विशेषण वो वस्तु होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं को बताता है कि उसका गुण कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, संख्या क्या है, आकार क्या है, अवस्था क्या है। तो ये सब चीज के बारे में बताता है, वही विशेषण कहलाता है। उदाहरण, सुंदर फूल, ये विशेषता है फूल का। लंबा लड़का, लड़का का विशेषता ही लंबा है। 3 किताबें, किताब कितने हैं, 3 है। यहाँ सुंदर, यहाँ सुंदर, ये सुंदर, है ना, यहाँ को सुंदर बता रहा है। लंबा और 3, लंबा और 3, ये क्या है भाई, स्ट्रेस विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञाओं की विशेषता को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। विशेषण, विशेषण को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। विशेषण भाषा को, विशेषण क्या करता है, भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। इसके बिना भाषा नीरस हो जाती है, मतलब भाषा बेकार हो जाता है। अगर इसके बिना ना कोई भी भाषा बोला जाए तो वो भाषा बेकार, उसमें जान नहीं रहेगा, क्योंकि विशेषण ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति का सही रूप सामने लाता है। स्ट्रेस विशेषण के प्रकार की अगर बात करें तो विशेषण के पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसे देखिए। ये विशेषण संज्ञा के गुण, रूप या रंग, आकार या स्वभाव को क्या करते हैं, बताते हैं। उदाहरण, सुंदर लड़की, तो ये क्या करते हैं, संज्ञा, लड़की क्या है, लड़की यहाँ पर संज्ञा है, तो इसके विशेषता क्या होता है, सुंदर है। बड़ा घर, घर संज्ञा है, घर के बारे में बताया कि बड़ा है। लाल फूल, दयालु व्यक्ति, ये सब क्या है, संज्ञा के गुण, रूप एवं आकार के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलो अगला आता है स्टूडेंट्स, परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये संज्ञा की मात्रा बताते हैं। परिणाम वाचक में क्या करते हैं, संज्ञा, परिमाण वाचक में संज्ञा की जो मात्रा को बताते हैं, परंतु ये संख्या नहीं बताते। ये क्या करते हैं, मात्रा को बताते हैं, संख्या नहीं। जैसे थोड़ा पानी, ये क्या करते हैं, मात्रा बताते हैं कि भाई पानी थोड़ा, अधिक समय, ये मात्रा बताते हैं। पर्याप्त भोजन, ठीक है, तो इसमें संख्या नहीं बताते हैं, मात्रा बताते हैं।
उसके बाद आता है स्टूडेंट संख्यावाचक विशेषण। यह संज्ञा की संख्या या क्रम बताते हैं। यह विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा की संख्या या फिर क्रम। जैसे कि 3 बच्चे, इसमें 3 संख्या बताए, ठीक है। प्रथम पुरस्कार, क्रम बताया, 5 किताबें। तो इस तरह से ये अपने संख्या क्या करते हैं? क्रम या फिर संख्या को बताते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी 3 प्रकार है आपके। इसमें कितने प्रकार है? 3। निश्चित संख्या 1 2 3 होगा। अगर अनिश्चित संख्या हो गए तो इस तरह से होगा, कई, कुछ, बहुत से, इस तरह से बताएगा तो ये अनिश्चित संख्या में आएगा। क्रमवाचक बोलेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम के अनुसार होगा। समझ में आ गया? अगला है आपका स्टूडेंट संबंधवाचक विशेषण। ये बताते हैं कि संज्ञा का संबंध किससे है। जैसे कि पौधों का भोजन। तो भाई यहाँ पे संबंध क्या है? पौधों का भोजन से। देश की भाषा, देश के संबंध भाषा से। माँ का प्यार, माँ का संबंध प्यार से। तो यहाँ पे संबंध के बारे में बताया, तो ये संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला स्टूडेंट है संकेतवाचक विशेषण। तो ये संज्ञा और संकेत को बताते हैं। जैसे कि यह किताब, यह लड़का, ऐसे लोग। तो ये संकेत बताते हैं कि भाई ये समझने के लिए। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसमें शॉर्ट बता, इसे चाहे तो आप और भी खोल के लिख सकते हैं, अपने अनुसार आप लिख लीजिएगा। अगला है प्रश्नवाचक विशेषण। यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि कौन सा छात्र, ये प्रश्न था, प्रश्न बोला ना, कैसी किताब, कितना पानी, ये प्रश्न को इंडिकेट करता है। अगला है परिमाण सूचक विशेषण। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये संज्ञा को समूह से अलग दर्शाते हैं। प्रत्येक छात्र, हर दिन, कोई भी व्यक्ति, इस तरह का क्वेश्चन कभी देखे तो ये परिमाण सूचक विशेषण है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। चलिए पहले इसको समझते हैं। भाषा के भाषा के ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए मुख, जीभ, होठ, कंठ आदि अंग विशेष प्रकार से कार्य करते हैं। इन्हीं कार्यों या क्रियाओं को प्रयत्न कहा जाता है। हिंदी के ध्वनियों, स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण में अलग अलग प्रकार के प्रयत्न लगे होते हैं। पहला है आपका स्वर ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न। तो स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की तुलना में सरल होता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है व्यंजनों की तुलना में सरल होता है। ठीक है। ये स्वर किसमें क्या होते हैं? अ आ इ ई, ये सब स्वर में आते हैं। तो कैसा होता है ये आपको बताना है। पहला तो उसका मुख मार्ग की खुलावट होता है। जैसे कि स्वर बोलते समय मुख मार्ग खुला रहता है स्वर का, तथा वायु प्रवाह में कोई भी बाधा नहीं आती है। जैसे आ ई उ ए ओ बोलते समय हवा बिना रुकावट से बहती है। तो इसे मतलब रुकना नहीं पड़ता, इसे आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं आती बोलते समय। ये मुख्य मार्ग का खुलावट। अगला है स्वर तंत्रियों का कंपन। तो यहाँ पे देखिए कैसी लैंग्वेज में स्वर कंपनी का होता है। तो स्वर ध्वनि हमेशा घोष होती है। क्या होती है? स्वर ध्वनि हमेशा घोष, यानी कि स्वतंत्रियां कंपित होती है, इसलिए यह स्वर बोलते समय आवाज स्पष्ट और मधुर निकलती है। जैसे स्टूडेंट्स इसके उदाहरण की बात करूं तो मान लो चलो ग, आप ग को बोलिए ग, तो कंपन होगा गले के साथ, आपस में कंपन स्टार्ट होगा। ग है ना, वाइब्रेशन आपको मिलेगा। घ वाइब्रेशन मिलेगा। बोलिए, आप बोलिए घ, ज, झ, इसमें वाइब्रेट होगा। आप देखिए, बोल कर देखिए, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि गर्जना, आवाज, शोर, ढोल, ये सब क्या है आपका? स्वर तंत्रियों का कंपन है। ठीक है। तो ये घोष भाषा, ऐसी भाषाएं घोष होती है, ध्यान रखना। चलो अगला है स्टूडेंट जीभ और होठों की स्थिति। जीभ और होठों की स्थिति। स्वरों में जीभ, होठ और जबड़ा विभिन्न स्तरों पर उठते हैं, झुकते हैं, जिसमें विभिन्न ध्वनियां बनती है। जैसे कि ई, जीभ आगे उठती है। ई ई, ऊ ऊ, होठ गोल हो जाते हैं। ऊ ऊ, होठ गोल होते हैं। देखिएगा, होठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं इसको बोलने समय। आ आ बोलते हैं तो जबड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है। आ आ, ऐसे कीजिए ना, आपको मजा आएगा। ठीक है। आगे आघात और अभाव।
स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार का आघात, स्पर्श या रुकावट नहीं होती है, इस कारण स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक खींच सकता है। ठीक है, ये आघात और अभाव होता है। दूसरा है, आप यहाँ आता है स्टूडेंट्स, व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्रयत्न। स्वरों की तुलना में व्यंजनों के उच्चारण में अधिक जटिल प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा आसानी से नहीं, इसके सामने कुछ रुकावट आती है। क्या? वायु का अवरोध होता है इसमें से। पहला क्या है स्टूडेंट? वायु का अवरोध होता है। व्यंजन बोलते समय हवा का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। ठीक है, जैसे कि क और ग, कंठ में रुकावट, क ग, इसमें कंठ में रुकावट, च ज, तालों में रुकावट, च ज। ठीक है, ये सब इस तरह लिखना होगा। त द में दंतों पर रुकावट। ठीक है, ट ड में मूर्धा में रुकावट, प ब में होठों पर रुकावट, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, आपका आघात और स्पर्श। ठीक है, कई व्यंजनों में जीभ का स्पर्श या आघात किसी खास स्थान पर होता है। उदाहरण, ट ड बोलते समय जीभ की नोक मूर्धा को छूती है। ट ड। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए। अगला है स्टूडेंट स्वतंत्र ग नंबर, स्वर तंत्रियों की स्थिति यानी घोष अघोष। घोष व्यंजन स्वर तंत्रियों की कंपित होती है, जैसे ग ज द में बताया था। अघोष, घोष में कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता, जैसे क ख ग, क ख च ठ त प। ये कंपित, ये स्वर तंत्रियां नहीं कंपित होती है। ठीक है, ये समझ में ला। अगला है नासिक की प्रयत्न। कुछ व्यंजनों में वायु नाक से निकलती है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे कि अंगा, नाक से निकलता है ध्वनि। य, न, न, म। ठीक है, ये आपका नासिक प्रयत्न होता है। अगला है घर्षण या स्पर्श। इसमें स्पर्श व्यंजन और घर्षण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वायु पूरी तरह से रोककर छोड़ी जाती है इसमें, जैसे क च ट त प। घर्षण में इसे घिसकर वायु घिसकर निकलती है, श, तालव्य स, ह, इसे खींच कर निकलता है। तो ये आपने समझा, बहुत अच्छा समझा। ठीक है, तो इसने आपने देखो, ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो कितना अच्छा समझा है आपको, स्वर और व्यंजन का उच्चारण आपको अच्छा समझ में आ गया। इनके प्रयत्न को हम लोग कर लिए। ठीक है, इनके प्रयत्न को कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था विषय पर आपको विचार करना है। चलिए आंसर देखिए, ध्यान सुनिए। आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा जो समझा रहा हूँ। अब तक जो मैंने आपको समझाया 4 नंबर तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आंसर भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप कमेंट में लिखिए जय श्री राम। मैं देखता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे वीडियो में। तो जय श्री राम जितने भी स्टूडेंट्स लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं और सही से समझ रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। तो लिखो कमेंट में जय श्री राम। चलो इसे समझते हैं। देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था विषय पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख और अत्यंत वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। इसकी वर्ण व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित, तार्किक और उच्चारण होता है, उच्चारण आधारित मानी जाती है। देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ध्वनियों और वर्णों के बीच स्पष्ट संबंध पाया जाता है, जैसा उच्चारण वैसा लेखन। तो देवनागरी लिपि में वर्णों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो देवनागरी लिपि को जो बनाया गया उसे दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या पारंपरिक रूप से 13 मानी जाती है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है और वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, बोले जा सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वतंत्र ध्वनियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। व्यंजन बोलते समय किसी न किसी स्थान पर हवा का अवरोध होता है ना। जब व्यंजन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से हवा निकलते रहता है, इसलिए इन्हें निर्भर ध्वनिया कहते हैं। ये किसी न किसी पर निर्भर होता है। व्यंजन क्या होता है? स्वर पर निर्भर होते हैं, तो ये आपका निर्भर ध्वनि भी इसे कहते हैं हम लोग।
देवनागरी लिपि में व्यंजनों की व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक होती है। तो इसे 5 भागों में बांटा जाता है। कौन-कौन? कंठ है, यानी गुटरूल, है ना? गुटूरल, ये क, ख, ग, घ। तालव्य, तो ये च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, न। दंतीय, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये आपका ये कंप्लीट हो गया देवनागरी लिपि व्यवस्था, वर्ड व्यवस्था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेदों को क्या कीजिए? रेखांकित कीजिए। वाक्य को उसकी रचना और अर्थ के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा जाता है। इसे सरल और परीक्षा उपयोगी रूप में रेखांकित किया जा रहा है। पहला आता है साधारण वाक्य। यह वाक्य केवल एक ही विषय और एक ही क्रिया से बनता है। इसमें एक ही विचार व्यक्त होता है। उदाहरण, राम स्कूल जाता है। विशेषता, सरल, स्पष्ट और एकांगी है। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। तो ये आपका साधारण वाक्य में आएगा। नेक्स्ट आता है संयुक्त वाक्य। इसमें जोड़ा हुआ रहता है। यह वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर बनता है। ठीक है, इसमें संयोजन करने वाले शब्द और या, लेकिन तथा आदि आते हैं। राम स्कूल गया और श्याम बाजार गया, तो यहाँ देखो और आया। विशेषता है कि विचारों को जोड़कर विस्तृत अभिव्यक्ति किया। विचारों को जोड़कर एक अलग सा प्रश्न बनाया, विचार बनाया, है ना, सुंदरता बनाया। ठीक है, अगला है मिश्रित वाक्य। तो इसमें वाक्य मिले हुए होते हैं। इसमें जो कई वाक्य मिले होते हैं, इसमें एक मुख्य वाक्य और एक अधिक अधीनस्थ उपवाक्य शामिल होते हैं। उपवाक्य मुख्य वाक्य के अर्थ को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे कि उदाहरण, मैं वहां जाऊंगा जब तुम जाओगे। देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं वहां जाऊंगा जब तुम जाओगे, दो को एक साथ जोड़ दिया। इसमें विचारों में कारण, समय, शर्त या परिणाम व्यक्त करने में ये सक्षम होते हैं। समझ आ गया, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, देखिए, संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण कौशल को मुख्य रूप से कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो प्रभावी बातचीत और सूचना के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। देखो एक बात ये बताओ, संप्रेषण का मतलब संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण मतलब होता है बातचीत। संप्रेषण मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, तो ये समझ लीजिए संप्रेषण कौशल के जो रूप होते हैं, उन रूपों को चर्चा करना, उनके जो प्रकार होते हैं उन प्रकार चर्चा करते हैं। संप्रेषण के अगर प्रकार की बात करें तो पहला आता है स्टूडेंट्स मौखिक संप्रेषण। कौन सा? मौखिक संप्रेषण। तो इसमें बोले गए शब्दों का उपयोग करके संदेश पहुंचाना शामिल होता है। इसमें लोग बोलकर एक जगह दूसरी जगह शब्द को पहुंचाते हैं। यह आमने सामने की बातचीत होती है, या फिर फोन कॉल की, या फिर प्रस्तुतियां और बैठकों के माध्यम से ये होती है। शब्दों का सही चुनाव होता है। इसमें स्पष्ट उच्चारण और आवाज का एक लहजा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपका मौखिक संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन अगला है आपका अमौखिक संप्रेषण। यह बिना शब्दों के संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका है। इसमें शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क और मुद्रा इसमें शामिल होता है। यह मौखिक संप्रेषण के पूरक के रूप में कार्य करता है। अक्सर अक्सर भावनाओं को व्यक्त करता है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्टूडेंट लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण यानी रिटन कम्युनिकेशन। इसमें लिखित रूप में जानकारी साझा करना शामिल होता है, जैसे कि ईमेल करना लिखित संप्रेषण कहलाता है। पत्र रिपोर्ट पत्र रिपोर्ट, टेक्स्ट संदेश, दस्तावेज, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब भी आ जाते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, इंस्टा मैसेज, तो ये लिखित संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, प्रभावी लिखित संप्रेषण के लिए विशिष्टता, व्याकरण की शुद्धता और सही टोन आवश्यक है। ठीक है, अगला है ये दृश्य संप्रेषण, विजुअल कम्युनिकेशन। इस प्रकार में संदेश देने के लिए छवियां, ग्राफिक्स, चार्ट, मानचित्र और वीडियो का उपयोग किया जाता है। अक्सर लिखित या मौखिक संप्रेषण के साथ मिलकर जानकारी को आसानी से समझने योग्य बनाता है।
स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको जितने भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दिया। अब आपका फर्ज होता है स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग क्या करें अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि ये चैनल कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, ये चैनल का कैसे वीडियोस आता है, बच्चे को कैसे सपोर्ट किया जाता है इस चैनल के जरिए। तो आप लोग खुद इसमें जुड़िए और अपने दोस्तों को जुड़िए। और ये सुनिए, ये जो चैनल है आपका 6th क्लास के बाद से जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं 6 टू आपके जो भी है ना, 6 टू 12th जनरल हो गया। ठीक है, 6 टू 12th तक का पढ़ाई यहाँ पे अलग अलग पढ़ाई होती है। और फिर आपका बीए है ना, बीए बीकॉम देख सकते हो ना। तो बीए बीकॉम और क्या कहते हैं इग्नू का प्रिपरेशन होता है, अलग अलग टाइप के प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो ये चैनल आप समझ लो कि लगभग बच्चे के लिए है जो इससे जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो आप उन्हें जोड़िए, ठीक है, उन्हें जोड़िए, मेरे से जोड़िए। तो आपको देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड के पीडीएफ के बारे में। देखो पीडीएफ का क्या इसमें सिस्टम है, आपने जो पढ़ा ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जाना होगा। कहाँ का? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में आप जाएंगे तो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड आप कर लेंगे, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होगा। क्या लगा होगा? पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट को मैं जानूं कि मेरे स्टूडेंट्स कौन हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग टैलेंट है, जीनियस हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। इसका मैं पता लगाता हूं। और इंस्टा में आइए, वहां प्रेम से आप मैसेज कीजिए। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ आप वहां पर पासवर्ड मांगिए, सर प्लीज गिव मी पासवर्ड। आप पासवर्ड मांगिए, आपको मैं इस कोड का पासवर्ड दे दूंगा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट यही है आपका, आपका वीडियो यही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जस्ट बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।